इस सार्वजनिक चुनाव में जिसे अपना सांसद चुना, थोड़े बहुत मतों से आपने सांसद चुनकर भारत की संसद में नहीं भेजा, बल्कि प्रचंड बहुमत से उन्हें सांसद बनाकर आपने भारत की संसद में भेजा। आज वह भारत के प्रधानमंत्री हैं। आज वह भारत के प्रधानमंत्री हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा राज्य है और सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वह ताकत है कि भारत की राजनीति की दशा और दिशा को बदल देता है। मैं बराबर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वह भी ताकत है कि भारत की राजनीति को एक ऐतिहासिक मोड़ दे सकता है। यदि ऐतिहासिक मोड़ देने की बात मैं करता हूं, इसलिए करता हूं कि यदि 70 वर्षों के आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो इन 70 वर्षों में आजादी के काल में किसी भी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में कभी भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ है। 2014 मई का चुनाव वो पहला अवसर था कि बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की जनता ने 80 में 73 सीटों पर सांसद चुनकर एक हिंदुस्तान की गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भारत की संसद में पूर्ण बहुमत दिलाया। यदि उत्तर प्रदेश से 73 सीटों पर विजय प्राप्त न हुई होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत भारत की संसद में न मिल पाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने भारत की राजनीति को 2014 में एक ऐतिहासिक मोड़ दिया है। सरकार बने हुए 2.5-3 वर्षों का समय गुजर चुका है। लोगों के बीच बहस होती होगी, चर्चा होती होगी। 2.5-3 वर्षों का समय जो गुजरा है, इस सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया। मैं जानता हूं हमारे जो शुभचिंतक होंगे, समर्थक होंगे, वह कहते होंगे कि 2.5-3 वर्षों में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए। जो विरोधी होंगे वो ये कहते होंगे कि सरकार को जितना काम करना चाहिए था इस सरकार ने उतना काम नहीं किया। जो धुर विरोधी होंगे वो कहेंगे कुछ नहीं किया। बहनों भाइयों, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की मैं चर्चा करना चाहता हूं। इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की 2 बार आपने सरकार देखी है। एक तो जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे 6 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री थे तब देखा है, और हमारे 3.25 वर्षों से नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इस सरकार को देख रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता, चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे हमारे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हो, इन सरकारों के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कह सकता। इतना ही नहीं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, नरेंद्र भाई मोदी जी की इस समय सरकार है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में जब अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय इस हिंदुस्तान के सकल घरेलू उत्पादन, जिसे जीडीपी कहते हैं, जीडीपी की विकास दर 8.4% तक पहुंच गई थी, जो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं रही है। और आज भारत ही नहीं, दुनिया का अर्थशास्त्री डंके की चोट पर बोलता है, तथ्यों के साथ बोलता है कि इस समय सारी दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। यह सारी दुनिया का अर्थशास्त्री बोलता है। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बड़ी उपलब्धि है। और इतना ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि भारत का मस्तक भी सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। बहनों भाइयों, स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जिंदगी में हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। गरीब मां की कोख से ही क्यों न पैदा हुआ हो,
खाने के लिए भले ही एक समय की सूखी रोटी ही न मिलती हो, लेकिन वह भी अपने स्वाभिमान से कभी समझौता करने को तैयार नहीं होता है। वैसे ही राष्ट्र का भी स्वाभिमान होता है, और जो राष्ट्र स्वाभिमान शून्य हो जाता है, उस राष्ट्र के अस्तित्व को दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। मैं कह सकता हूं, नरेंद्र भाई मोदी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक नया परिवर्तन सारी दुनिया को देखने को मिला है। धारणा बनी हुई थी कि भारत सॉफ्ट स्टेट है, भारत एक कमजोर देश है, यह धारणा बनी हुई थी। लेकिन बहनों भाइयों, सारी दुनिया में यह धारणा बन गई है कि अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं है, हमारा भारत यह ताकतवर भारत है, बलवान भारत है। सारी दुनिया में यह धारणा है। आपने देखा होगा कि आज के 4-5 महीने पहले हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी भारत की सीमा में घुस आए। रात को सोते समय हमारे बहादुर सेना के जवानों पर कायराना हमला करके 17 जवानों की जानें ले ली। उसके बाद प्रधानमंत्री, मैं, रक्षा मंत्री, सारे लोग बैठे और प्रधानमंत्री ने दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए फैसला किया। और उसके बाद आपने देखा हमारे बहादुर सेना के जवान पाकिस्तान में जहां पर आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड थे, वहां तक घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब हुए। मेरे बहनों भाइयों, भारत का इतिहास जिन्हें ज्ञात होगा इस सच्चाई को भी जानते हैं कि भारत कभी भी विस्तारवादी नहीं रहा है। भारत ने अपनी सीमाओं का विस्तार करने की कभी नहीं सोची, और भारत कभी आक्रांता भी नहीं रहा है। दुनिया के किसी देश पर भारत ने कभी आक्रमण भी नहीं किया है। यह भारत का इतिहास, गौरवशाली इतिहास है। लेकिन जो कुछ भी करना पड़ा है हम लोगों को, यह मजबूरी में करना पड़ा है। लेकिन यह संदेश साफ तौर पर सारी दुनिया को चला गया कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है उसे भारत छोड़ता नहीं है। यह संदेश सारी दुनिया को अपने आप चला। ऐसे ही एक बार मेरा भी पाकिस्तान जाना हुआ था। जाना नहीं चाहता था, चला गया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए उसकी चर्चा यहां नहीं करी। मैं तीसरी घटना की मैं चर्चा करना चाहता हूं। सितंबर 2014 का महीना था। रात को 10:30 बजे बिस्तर पर लेटे हुए मैं टेलीविजन देख रहा था। तब तक टेलीविजन पर खबर आई कि पाकिस्तान की तरफ से गोली चली और भारत के 5 नागरिकों को मार डाला, जिसमें एक महिला थी, एक मासूम बच्चा था। मैंने तुरंत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक को टेलीफोन मिलाकर पूछा कि मैं टेलीविजन पर यह जो खबर देख रहा हूं क्या है। उन्होंने कहा कि सर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, सच है। मैंने पूछा कि हमारी फोर्स ने क्या किया। उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों ने पाकिस्तान को 16 बार सफेद झंडे दिखाए और यह परंपरा पहले से चली आ रही है। मैंने कहा सफेद झंडा दिखाने का मतलब क्या होगा। उन्होंने कहा सफेद झंडा दिखाने का मतलब यह होता है कि हम गोली नहीं चलाना चाहते, पाकिस्तान तुम्हारे साथ बैठकर हम बातचीत करना चाहते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में फ्लैग मीटिंग कहते हैं। तो मैंने कहा कि 16 बार झंडा दिखाए जाने के बाद पाकिस्तान ने जवाब क्या दिया है। तो उन्होंने कहा साहब अभी तक कोई जवाब नहीं आया, 17वीं बार एक बार और हम सफेद झंडा उनको दिखाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, मैंने कहा कि 17वीं बार अब सफेद झंडा नहीं दिखाना के लिए मेरा आदेश है। पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन यदि पहली गोली उधर से चलती है तो फिर भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। और भाइयों सारे हालात सीमा पर पहले जैसे हालात नहीं है। हमारे सेना के जवान होंगे, सुरक्षा के जवान होंगे, खुली छूट है, भारत की सीमाओं की रक्षा होनी चाहिए। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है।
और बराबर पड़ोसी के साथ बेहतर रिश्ते बना के रखने चाहिए। हम लोगों ने भी अपनी तरफ से कोशिश की। जिस समय शपथ ग्रहण समारोह था उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, प्रधानमंत्री जी, हम लोग बैठे और यह तय हुआ कि जितने भी अपने पड़ोसी देश हैं सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाना चाहिए। और हम लोगों ने सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में 26 मई 2014 को आमंत्रित किया। उन्हें आमंत्रित किया था केवल हाथ मिलाने के लिए नहीं, औपचारिकता पूरी करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया था। उन्हें यदि आमंत्रित किया था तो दिल से दिल मिलाने के लिए बहनों भाइयों आमंत्रित किया था। लेकिन हमारा ये पड़ोसी है कि बातों को समझता नहीं है। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन्हें समझ में नहीं आता। और मैंने देखा कि कल यहां के मुख्यमंत्री की प्रेस थी, तो प्रेस में उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने क्या काम किया है बतलाएं। तो बहनों भाइयों, वाराणसी के लिए कुछ कामों की चर्चा की है। मैं यहां फहरिस्त नहीं देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या किया है, क्योंकि आप लोगों के सामने समाचार पत्रों के माध्यम से वो सारी बातें आती होंगी। क्या सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को यह कम दिखाई देता है? किसी प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसे हालात में पहुंचा दिया कि सारा विश्व, सारी दुनिया का अर्थशास्त्री कह रहा है कि सर्वाधिक तेजी से दुनिया में आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो भारत की है। क्या हमारी यह छोटी उपलब्धि है? अब उन चीजों की बहुत विस्तार में जाकर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या हो गया है इनको? वैसे चुनाव होने के पहले ही इनको एहसास हो गया था कि इनके अंदर वह ताकत नहीं बची है कि अपने दमखम के आधार पर ये चुनाव लड़ सके। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। वह कांग्रेस, जिस कांग्रेस का नौजवान नेता चुनाव के 4 महीने पहले खाट सभा कर रहा था उत्तर प्रदेश में। बहनों भाइयों, मैं आपसे बात जानना चाहता हूं, खाट सोने के लिए होती है कि सभा करने के लिए होती है? लेकिन कांग्रेस का नौजवान खाट सभा कर रहा है। मैंने मैदान में सभा देखी, ऑडिटोरियम में सभा देखी, हाल में सभा देखी। खाट सभा तो पहली बार इस नौजवान ने हिंदुस्तान को दिखाई। और उसके साथ समझौता कर दिया। अब खाट सभा देखकर आप लोगों को भले ही आनंद आया, लेकिन बहनों भाइयों, मुझे तो बेचारे पर तरस आएगी। चुनाव के 4 महीने पहले इसने खाट पकड़ लिए, चुनाव क्या लड़ेगा? और उस समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया। जब देखा कि हम अब खाट के सहारे चुनाव की वैतरणी पार नहीं कर सकते, तो उछलकर साइकिल पर बैठ गए। अब शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस साइकिल पर वह बैठ रहे हैं उस साइकिल को मुलायम सिंह जी ने पहले ही पंक्चर कर दिया। और हमारे शिवपाल भाई ने उसकी चेन और निकाल कर एकदम बिल्कुल किनारे रख दिया। अबे हाथ से पकड़कर साइकिल कैसे ले जाओगे? आप में से कोई है बिना चेन की साइकिल चला ले? यह इनका गठबंधन है। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहने की जरूरत है। बहनों भाइयों, हाथी की सेहत बिगड़ चुकी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाथी की सेहत क्यों बिगड़ी? कोई बता सकता है? नोटबंदी, नोटबंदी, वो तो है। नहीं, ये रहस्य है, रहस्य है। ना नहीं बता पाए। फिर से बताओ। अभी भी देख के पड़ती है। बहनों भाइयों, हाथी क्या खाता है? पत्ता, पीपल का पत्ता। अब पीपल के पत्ता की जगह हाथी को पैसा खिलाओगे तो उसकी सेहत बिगड़ेगी, नहीं तो क्या अच्छी होगी? बिगड़ गई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मैं उत्तर प्रदेश में लगभग 90 के आसपास सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लगभग 90। और देश के दूसरे राज्यों में जो चुनाव चल रहा है वो तो अलग का है। लोगों से जाकर मैं पूछ रहा हूं कि आपका विकास क्या हुआ, कैसे हुआ। सभी जगह घोर असंतोष जनता में देखने को मिल रहा है। और आज मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों कि उत्तर प्रदेश के ऐसे हालात हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब लोगों ने मान लिया है कि इस उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बनाने जा रही है पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अब वाराणसी की चर्चा रविंद्र जी जायसवाल कर रहे हैं। सही कहा उन्होंने, विधायक रहते जो उन्होंने किया है वो तो किया है अपनी जगह पर, लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो पहल हुई है उसकी भी उन्होंने यहां पर चर्चा की है। बहनों भाइयों, जिस प्रकार की व्यवस्था है, जिस प्रकार का संघीय ढांचा है भारत का, उसमें केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के मामले में हस्तक्षेप करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। विकास कार्य जो भी करने होते हैं वह राज्य सरकारों को करने होते हैं। हाँ, केंद्र सरकार उनको पैसा मुहैया कराती है। और मैं कह सकता हूं, पहले केंद्र सरकार का जो टोटल रेवेन्यू होता था, राजस्व होता था, उसका केवल 32% के राज्यों को मिलता था। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने जो 32% केंद्र के राजस्व का राज्यों को मिलता था, एकाएक 10% बढ़ाकर उसे 42% कर देने का काम किया है। उसके बाद भी हमारा यह उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, उसके बाद भी हमारा यह उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो लोग सरकार चला रहे हैं वे ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, दूसरे को जिम्मेदार इसके लिए नहीं ठहराया जा सकता। गांवों की हालत यह है कि बिजली नहीं आ रही है। 4 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे की बिजली गांव में आ रही है। 5 साल पहले उन्होंने वादा किया था कि हम 24 घंटे की बिजली मुहैया कराएंगे। और मैं समझता हूं कमोबेश वाराणसी में भी कुछ ऐसा होता होगा, बराबर बिजली आती होगी जाती होगी, यही सिलसिला चलता होगा। लेकिन यह तो महानगर है, महानगर में तो 24 घंटे बिजली मिलनी ही चाहिए। यहां तो ठीक ठाक है ना वाराणसी में। माने इतनी भी चिंता नहीं की कि प्रधानमंत्री का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, कम से कम सरकार इसकी चिंता कर रही है कि यहां मिलना चाहिए। 24 घंटे यहां भी नहीं मिलती। अरे नहीं, लेकिन 20-22 घंटे मिलती होगी, मैं नहीं मानता। मिलती होगी, नहीं जरूर मिलती होगी। सही में नहीं? सच है? यह आश्चर्य है। अरे आप सच बोल रहे हो कि नहीं मिलती? आप सब जब पढ़ाई करते हो तो रात को चली जाती है। आप लोग कैसे पढ़ते हो? इन्वर्टर से पढ़ते हो। मिट्टी का तेल मिलता है? वो भी नहीं। माचिस ही नहीं मिलता। अच्छा, बिजली नहीं आती लेकिन बिजली का बिल तो आता है ना। अरे तो मजा लो, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। और ये सरकार के मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि हमारा विकास बोल रहा है। मैं बनारस के लोगों से पूछना चाहता हूं, उनके विकास की बोल सुनी है आप लोगों ने? मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री जी विकास बोलता नहीं है, विकास धरातल पर दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी विकास बोलता नहीं। कहीं पर विकास है नहीं। मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आपका सबसे बड़ा संकट यदि कुछ है, एम्प्लॉयमेंट का है, रोजगार का। इसके पहले कभी किसी सरकार ने जितनी गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए था, आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे, किसी सरकार ने नहीं उठाया। लेकिन मैं कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने इस संबंध में बहुत ही ठोस निर्णय लिया है। हम लोगों ने फैसला किया है, सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन हां, हम नौजवानों को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उनके अंदर एक ऐसा हुनर पैदा कर सकते हैं ताकि वह नौजवान
अपने बलबूते कोई रोजगार कर सके। लेकिन यह सच है कि यदि हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उस नौजवान के अंदर हुनर पैदा कर देंगे और ये कहेंगे तुम्हारे अंदर तो हुनर है, अब तुम रोजगार करो, तो वह नौजवान ये कहेगा हमारे पास पैसा नहीं है। तो बहनों भाइयों, उसके लिए मुकम्मल व्यवस्था हम लोगों ने की है। ये तय किया है सरकार बनने के बाद 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड बनाएंगे और उस नौजवान को कहेंगे यदि रोजगार करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम आवेदन करो और 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख जो भी प्राप्त करना चाहते हो, कम से कम ब्याज दर पर वह कर्ज प्राप्त करो और अपने पैरों पर खड़े हो। पहली बार किसी सरकार ने सोचा। हम लोगों ने यह भी तय किया है ग्रेजुएशन तक की शिक्षा बेटियों को मुफ्त में दी जाएगी, लड़कियों को मुफ्त में दी जाएगी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा। और इतना ही नहीं, बेटियां यदि घर में पैदा होती हैं तो मैंने देखा है बनारस में, हम यही बनारस से किराए वाला ही जाना थे। और गांव में नहीं बल्कि शहरों में हम देख ले रहे कि घर में लड़की पैदा हो जाए तो उतना खुशी नहीं हो। कुछ लोगों के घरे में तो माल ऐसा लगा कि नानी मर गई। इसलिए लगता है मेरा भाइयों, बेटी घर की लज्जा होती है। गरीब माँ बाप को यह लगता है कि मैं बेटी की पढ़ाई कैसे कराऊंगा, उसे लगता है बेटी शादी करने लायक हो जाएगी तो उसके हाथ कैसे पीले करूंगा। हम लोगों ने तय किया है कि अपनी सरकार बनेगी, हम ऐसा काम करेंगे ताकि बेटी परिवार का बोझ बनकर जिंदा न रहे बल्कि परिवार का सहारा बन जाए, परिवार का संबल बन जाए। इस संबंध में हम लोगों ने विचार किया, तय किया है गरीब की बेटी पैदा होगी, पैदा होने के कुछ ही महीनों के अंदर उस बेटी के नाम से 50,000 रुपए का विकास बांड सरकार खरीदेगी। 50,000 रुपए का विकास बांड खरीदेगी। कक्षा 6 में जाएगी तो 3,000, 8 में जाएगी तो 5,000, 10 में जाएगी तो 7,000 और जब 21 साल की शादी करने लायक हो जाएगी तो उसके हाथों में 2 लाख रुपया होगा। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं गरीब के लिए इससे बड़ा संबल और कुछ और दूसरा नहीं होता। अब यहां पर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान मौजूद हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहां पर नौजवान मौजूद हैं। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का एक फैसला और है, शायद आप लोगों को जानकारी होगी कि आपको अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यह सब यदि उसको अटेस्ट कराना होता है तो कहां जाते हो आप? किसके पास जाते हो? गजटेड ऑफिसर के पास, या तो एमएलए एमपी के पास, वहीं जाते हो आप। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि प्रोसीजरल रिफॉर्म, प्रक्रियात्मक सुधार, यह भी सरकार को करने चाहिए और उस दिशा में हम लोगों ने कदम उठाया है, तय किया है। सरकार बनने के 15 दिनों के अंदर यहां पर भी आदेश जारी कर दिया जाएगा कि बहनों भाइयों, हमारा कोई नौजवान अपनी मार्कशीट, अपनी सर्टिफिकेट, अपने आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि प्रमाणित कराता है तो उसे अब न तो अधिकारी का दरवाजा खटखटाना होगा, न नेता का दरवाजा खटखटाना होगा। स्वयं अपने प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि पर वह लिख देगा कि मैं संजय कुमार अपने प्रमाण पत्र को प्रमाणित करता हूं। नीचे संजय कुमार लिख देगा, उसका प्रमाण पत्र प्रमाणित मान लिया जाएगा। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कुछ प्रक्रियात्मक सुधार की भी आवश्यकता होती है। इन प्रक्रियात्मक सुधारों की तरफ भी हमारी सरकार ने प्रभावी कदम उठाए। यहां पर हमारे कुछ व्यापारी लोग भी हैं। व्यापारी कितने हैं? जरा हाथ उठा देंगे। हैं 25-50। लेकिन मैं व्यापारी भाइयों के बारे में कहना चाहता हूं, कांग्रेस, सपा, बसपा नोटबंदी के फैसले को लेकर बहुत ही ज्यादा गुमराह करने की कोशिश की है और मैं जानता हूं व्यापारी ही व्यापार करता है।
पहले लोगों की धारणा बनी हुई थी सब काम गलत करता है। बहनों भाइयों, व्यापारी जो व्यापार करता है वह देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देने का काम करता है। इस हकीकत को समझना चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई किसी को किसी प्रकार की नाराजगी हो। यदि नाराजगी रही होती तो प्रधानमंत्री की नीयत पर किसी ने सवाल या निशान खड़ा किया होता। लेकिन बहनों भाइयों, इसे मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि प्रधानमंत्री का जो यह फैसला था, किसी ने भी, केवल विपक्ष को छोड़कर, भले ही उसे थोड़े समय के लिए 50-60 दिनों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, झेल लिया, लेकिन प्रधानमंत्री की नीयत पर उसने सवाल या निशान नहीं लगाया है। उनका इरादा गलत था, इस पर किसी ने सवाल या निशान नहीं लगाया। जैसे मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते देश में काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था समाप्त होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या अमीर और गरीब के बीच की खाई कम नहीं होनी चाहिए? तो कांग्रेस सपा बसपा के लोगों से पूछिए कि वह क्यों इस नोटबंदी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। जहां तक व्यापारी समाज का प्रश्न है, हम लोगों ने यह भी तय किया है 2 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर यदि व्यापारी का है, उसे कोई बुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई खाता वही मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। वह 2 करोड़ रुपए पर जो इनकम टैक्स होगा, जो देना है उसको दे देगा, लेकिन उससे खाते वही के बारे में नहीं पूछा जाएगा। यह फैसला कोई छोटा फैसला नहीं है। बहनों भाइयों, खाता न वही, जो हमारा व्यापारी का है वही सही। यहां पर प्रोफेशनल्स होंगे, डॉक्टर होंगे, एडवोकेट्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, यह सब सारे लोग होंगे। ये छोटा फैसला नहीं है। 50 लाख रुपए तक की आपकी आमदनी है तो 50 लाख रुपए पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि इनकम टैक्स लगेगा तो केवल और केवल 25 लाख पर ही इनकम टैक्स लगेगा। यह भारत सरकार का फैसला है। ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले भारत सरकार ने किए। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए यहां पर आया हूं, कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहां श्री रविंद्र जायसवाल है। रविंद्र जायसवाल का मुझे बहुत अधिक परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके विधायक हैं और आप लोगों का मूड देखते हुए मुझे लगता है कि आप लोगों ने अगला विधायक भी मान लिया। मुझे यह नहीं मालूम था कि रविंद्र जायसवाल अपना सारा वेतन नहीं लेते हैं, दे देते हैं, और इनकी जो विधायक निधि है उसका पूरी तरह से सदुपयोग होता है, गरीबों की मदद करते हैं। ये सब मुझे जानकारी नहीं थी। आज पहली बार जब डॉक्टर रामसुधार सिंह जी बोल रहे थे, बहनों भाइयों, उस समय मुझे जानकारी हुई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, प्रत्याशी का भी कोई प्रश्न नहीं है। व्यक्ति है कोई तो किसी की नाराजगी हो सकती है उससे, इसे मैं मानता हूं। लेकिन बहनों भाइयों, इस लोकतांत्रिक देश में हमें यदि अपने वोट देने हैं तो क्या इस आधार पर दिया जाएगा हम इससे खुश हैं, हम इससे नाराज हैं? क्या इस आधार पर फैसला होगा? और मैं बार बार कहता रहता हूं राजनीतिक पार्टियों को भी कि हर राजनीतिक पार्टी को राजनीति यदि करनी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि समाज बनाने के लिए राजनीति करनी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति करनी चाहिए। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, किसी के लिए थोड़ी बहुत कहीं पर हो भी, कोई विधायक है, सांसद है, हम हैं, हमसे भी बहुत लोगों की नाराजगी रहती है, लेकिन हम अपने वोट जब देते हैं तो फैसला देश को देख कर देते हैं कि हमारा वोट यह देश के काम आएगा कि नहीं आएगा। इस आधार पर भी हम अपने वोटों का प्रयोग करें। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, देश के लिए कमल के फूल का बटन दबाइए। हम लोग उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। आज ही मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, इसे हम केवल उत्तम प्रदेश नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश को हम सर्वोत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की है।
और इसे करके दिखाएंगे हम लोग। पूरा हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी एक एक्शन प्लान अपना चेकआउट कर लेती है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनाया जा सकता है, उसका भी प्लान हम लोगों ने बहनों भाइयों चेकआउट कर लिया, पहले ही चेकआउट कर लिया, कैसे हम इसका विकास करेंगे। और आप जानते हैं कि जब तक इस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का विकास नहीं होगा, तब तक अपने भारत को हम जिन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, शायद उन ऊंचाइयों तक ले जाना किसी भी सूरत में संभव नहीं हो पाएगा। और उत्तर प्रदेश में सरकार होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, अधिकांश विकास कार्य राज्य सरकारों के ही माध्यम से होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, केवल कमल का फूल देखिए, केवल कमल का फूल। और उत्तर प्रदेश में मुझे पहले यह एहसास नहीं था कि एक ऐसी अंडर करेंट है, सपा बसपा को लेकर इस हद तक लोगों के अंदर नाराजगी है। सारे जात पात के बंधन टूट गए हैं और एक ही आवाज चारों तरफ से निकल रही है, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, कमल का फूल इस बटन दबाइए। और वैसे भी कांग्रेस सपा बसपा ने तो पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कीचड़ ही कीचड़ कर दिया। कीचड़ कर दिया है। जब कीचड़ कर दिया है, कीचड़ में कुछ नहीं पैदा होता, पैदा होगा तो कमल का फूल। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, कमल के फूल का बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।